हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो सार्थक फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं ना, जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं यूपीएससी आरपीएससी के अन्य एग्जाम्स में, तो उनसे अपन ने ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज बनाए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन अपन जैसे देखते हैं, तो देखो इन क्वेश्चनों में रिपीटेशन हो सकता है, तो उससे अपन को बोरियत नहीं करनी है, रिपीटेशन से तो मजबूत करना है अपन को फैक्ट को। आओ, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने हेतु नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। तो ये क्या है, जैसे आप जैसे देख रहे हो, ये सारे जो आपको मैटर मिलेगा ना सार्थक फैक्ट्स में, तो अपन ने इसको नोट्स के रूप में डेवलप किया हुआ है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है ना। एबीसीडी में आपको 4 ऑप्शन देता तो उसमें सही आंसर अपन को याद नहीं होता है, तो इसलिए इसको अपन ने नोट्स फॉर्म में डेवलप किया है। तो जब मैं आपसे इसका टेस्ट लूंगा ना, तो क्या ये फिल इन द ब्लैंक होगा, मतलब ये नेहरू रिपोर्ट टेस्ट आपको जो पेपर मिलेगा उसके अंदर ये नेहरू रिपोर्ट वर्ड गायब होगा। तो आपको ये नेहरू रिपोर्ट 1928 या फिल इन द ब्लैंक में ये लिखना पड़ेगा टेस्ट में। तो ऐसे आप इस क्वेश्चंस को अपने नोट्स के अंदर अपन को ऐड करना है थ्योरी के रूप के अंदर, ठीक है। तो ये चीज है। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ नेहरू रिपोर्ट, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने हेतु नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, ठीक है। ये 1928 में नेहरू, ये मतलब नेहरू जो ये शब्द आ रहा है नेहरू, ये नेहरू जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ठीक है। तो इस नेहरू रिपोर्ट के ऊपर ही डिस्कशन होएगा 1929 में लाहौर अधिवेशन के अंदर, कांग्रेस के लाहौर सेशन में। इस लाहौर सेशन की जो अध्यक्षता है वो करेंगे जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये नेहरू रिपोर्ट एक तरह से अंतिम पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था किसका, मोतीलाल नेहरू का। और फिर 1929 में उदय हो जाएगा किसका, जवाहरलाल नेहरू का, ऐसे। तो ये रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट थी जो पिता ने बनाई थी और बेटे ने खारिज कर दी थी। तो ये मॉडर्न इंडिया में अपन ने देखा भी हुआ और देख लेंगे। तो अभी समझना सिर्फ इतना सा है कि मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए सबसे पहले किस ऐतिहासिक दस्तावेज में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस ऐतिहासिक दस्तावेज में उल्लेख था, मतलब, तो वो नेहरू रिपोर्ट है ना। इसको अपने को उद्देश्य के प्रस्ताव से कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वो अपने प्रस्तावना के अंदर जो अपन ने देखा था ना कॉन्सेप्ट, तो देखो ये प्रस्तावना वाली फाइल है अपनी, है ना। आप प्रस्तावना वाली फाइल में जैसे देखो अपन ने ये देखा था, इसके अंदर क्या देखा था, ये देखो, ये जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव जो हमें राजनीतिक व्यवस्था का मार्गदर्शक बना, और उसमें से ये संविधान की प्रस्तावना ली गई। तो प्रस्तावना, तो ये अपन तो प्रियम्बल की बात कर रहे हैं, तो प्रियम्बल का लेना देना था 1946 जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, उद्देश्य प्रस्ताव से। अभी जो अपन बात करें वो मौलिक अधिकारों की बात है। तो मौलिक अधिकार और उद्देश्य प्रस्ताव से अपन को कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रस्तावना का संबंध है उद्देश्य प्रस्ताव 1946 से, समझ गए। और मौलिक अधिकारों का संबंध है, ये देखो, मौलिक अधिकारों का संबंध है नेहरू रिपोर्ट 1928 से, ये देखो, है ना। मौलिक अधिकारों का संबंध है नेहरू रिपोर्ट 1928 से, ये समझ गए। और नेहरू रिपोर्ट का संबंध मोतीलाल नेहरू से है, ना कि जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू तो 1929 का जो कांग्रेस सेशन है उसकी अध्यक्षता करेंगे, लाहौर में जो हुआ, लाहौर अधिवेशन। ओके, तो ऐसे ही अपना पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट हो गया, ऐसे ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल चबा चबा के पढ़ना अपने को। आओ, सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति देता है, जो उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 व उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान की गई है, ठीक है ना। तो मूल अधिकार अनुच्छेद 13 के अंदर ही ये चीज जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, है ना। वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है न्यायिक पुनर्वलोकन, लेकिन ये अनुच्छेद 13 के अंदर गर्भित है। और इसी से संबंधित अपन ने एक सिद्धांत पढ़ा था, क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, पृथकीकरण का सिद्धांत। तो पृथकीकरण मतलब वैध और अवैध भाग को न्यायपालिका अलग कर देती है किसी भी ऐसे कानून को जो संसद ने बनाया हो, है ना। जो मौलिक अधिकारों से जितना भाग टकराता उसको न्यायपालिका अवैध करार दे देती है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन, पृथकीकरण के सिद्धांत के तहत, समझ गए। तो ये अपन को ध्यान रखना है। और ये जो जुडिशियल रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ये हडसन वाद है, हडसन वाद अमेरिका का, वहां से लिया गया। और वैसे जैसे ये पूरा अपन मौलिक अधिकार जैसे चैप्टर, मौलिक अधिकार जैसे देखते हैं ना, ये पूरे लिए ही कॉन्सेप्ट अपन ने यूएसए से। अभी क्या, जैसे अपन एक बोरो बैग्स पढ़ेंगे कि अपन एक संविधान में कौन कौन सी विशेषता कहाँ से ली है, तो वो अपन पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्यों के बाद।
क्योंकि अभी क्या है, पहले बेसिक थोड़ा समझो आप कि जैसे प्रस्तावना अपन ने समझी, फिर अपन ने नागरिकता समझी, फिर अपन ने मौलिक अधिकार समझे, अब अपन नीति निर्देश सब देखेंगे, मौलिक कर्तव्य देखेंगे। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये बोरो बैग्स क्या है, क्या कहाँ से अपन ने क्या लिया। तो अभी तो उनको अलग अलग अपन देख रहे हैं, है ना। तो मूल अधिकार अपन ने किस देश से लिए हुए हैं? यूएसए से। और ये जुडिशियल रिव्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भी यूएसए से ही है। अनुच्छेद 13 में हडसन वाद है, जैसे अपने केशवानंद भारती वाद तंत्र का, ऐसे वेल नोन एक केस लॉ है हडसन लॉ अपने अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 32 और 226, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का रिट जारी करने की शक्ति। तो अपन ने टेबल के फॉर्म में थ्योरी में देखा ही था। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? न्यायिक अधिकार, जुडिशियल राइट्स कंपेरेटिवली कम है आर्टिकल 32 की तुलना में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है, जुडिशियल जुरिडिक्शन जिसको अपन बोलते हैं, वो ज्यादा है पूरे इंडिया का, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक अधिकार कम है लेकिन न्यायिक क्षेत्र ज्यादा है। कंफ्यूजन हो रहा हो प्यारे, तो एक बार वीडियो देखो पहले, है ना। आर्टिकल 32 सेपरेट वीडियो बना हुआ है एक्सप्लिसिट, उसको देखना है ना, ऐसे नहीं। कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा, टेबल बनी हुई उसको पढ़ो। ओके, आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार वाद योग्य है ना, क्योंकि अपन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं मौलिक अधिकारों के लिए। ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो होता है ना कोर्ट का, उसके तहत ये आते हैं, पढ़ेंगे अपन आगे चैप्टर भाग 5 में। और हाई कोर्ट में 32 के तहत, और सॉरी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, फिर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विशेषताओं के अंदर बताया है मैंने, मौलिक अधिकार की विशेषताओं वाली जो सेकंड लास्ट फाइल है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये बहुत पूछा जा रहा है इस समय सी सेट के अंदर खास तौर पे। ये किसको कमजोर करते हैं? मौलिक अधिकार राज्य को कमजोर करते हैं, है ना, राज्य के विरुद्ध हैं। और किसको मजबूत करते हैं ये दावे? ये नागरिकों को मजबूत करते हैं, है ना, नागरिकों को मजबूत करते हैं। मजबूर तो स्टेट को करते हैं, राज्य को मजबूर मतलब राज्य को मजबूर कर देते हैं कि कोई भी नागरिकों के विरुद्ध काम नहीं करोगे आप, है ना। तो राज्य को तो ये निर्बल है करते हैं, या राज्य को मजबूर करते हैं, या राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं। और नागरिकों के ये दावे हैं, या नागरिकों के ये क्या करते हैं? ये मजबूत करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, मजबूत है नागरिकों को। और जबकि राज्य को ये क्या करते हैं? राज्य को निर्बल करते हैं, या उसको मजबूर करते हैं, मजबूर निर्बल। ठीक है ना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे गच्चा खा जाते हैं इस मौलिक अधिकार इसमें, कि किसके अगेंस्ट में किसको प्राप्त है। तो स्टेट के अगेंस्ट में सिटीजन्स को प्राप्त। ओके, ये फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अनुच्छेद 358, ठीक है ना, ये जैसे जो अपन देखते हैं भाग 18 के जो इमरजेंसी लगती है 352 356, फिर 56 जो है ना राज्य में राष्ट्रपति शासन, उसके आगे आर्टिकल आता है 56 57 58, है ना। तो 358 के अनुसार अनुच्छेद 352 के तहत, मतलब जब राष्ट्रीय आपदा प्रेसिडेंट रूल पूरे नेशन में लग जाता है, या उसके एक भाग में लग जाता है, भारत के एक भाग में, तो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होने से अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार स्वयं निलंबित हो जाते, है ना, स्वयं निलंबित हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था युद्ध या बाह्य आक्रमण हो उसके ऊपर तो स्वयं निलंबित हो जाते हैं, लेकिन सशस्त्र विद्रोह उस पर ये स्वयं निलंबित नहीं होते। ठीक है, फिर देखो क्या है, ये आर्टिकल 19 वाले जो अपने 6 है ना, 6 स्वतंत्रताएं है अपने को, है ना। यह मूल अधिकार से मतलब ये जो मूल स्वतंत्रताएं है ना, ये अधिकार मौलिक अधिकार में जुड़ा हुआ है, दूसरे मौलिक अधिकार के तहत। तो मेन तो अपन कहते हैं कि जो छह जो फ्रीडम्स है ना, ये ऑटोमेटिक निलंबित हो जाती हैं जब इमरजेंसी लगती है 352 के तहत, दो कारणों पे, युद्ध और विदेशी आक्रमण, वॉर एंड फॉरेन इन्वेजन। ठीक है, और तीसरा जो कारण होता है ना 352 लगने का, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिबेलियन, जैसे नक्सलवादी आज विद्रोह कर दें अपने, तो उसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक निलंबित नहीं होता। इतना समझना है वैसे को, ये मैंने समझाया हुआ आपको फीचर वाले के अंदर, विशेषताओं वाले फाइल में, सेकंड लास्ट फाइल जो है। फिर क्या है, अन्य मूल अधिकार। अन्य से क्या मतलब है कि अनुच्छेद 19 के अलावा भी तो मूल अधिकार वर्णित है कि नहीं, 14 से 32 तक जाते हैं मूल अधिकार तो अपने, तो ये वो अन्य से मतलब है। अन्य मूल अधिकार जिसमें भी क्या, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ये तो हम अजर अमर है 20 और 21, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट है अनुच्छेद 20, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी,
ये तो अजर अमर है 20-21 तो, ठीक है ना। 20-21 के अलावा क्या है, 20-21 अन्य को निलंबित करने की शक्ति अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान है ना। कहने का मतलब क्या है, देखो अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिक हो गया, 20 और 21 कभी भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति के पास भी शक्ति नहीं है, संसद के पास भी नहीं है। निलंबन करने की शक्ति वैसे राष्ट्रपति के पास ही है, संसद के पास नहीं है। संसद को संशोधन करने की शक्ति है मौलिक अधिकारों में, ठीक है। तो अन्य जैसे जो है अपने मूल अधिकार, उनको निलंबन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत। ओके, तो 358 और 359 का संबंध मौलिक अधिकारों के निलंबन से है। राष्ट्रीय आपदा के समय 352 के समय, और कौन करता है मौलिक अधिकारों का निलंबन, राष्ट्रपति, और संशोधन संसद, है ना। ऐसे ध्यान रखना अपन को, से संशोधन ये हो गया, से संशोधन से संसद, ठीक है, और फिर निलंबन बचा वो राष्ट्रपति, यू, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चबा चबा के पढ़ो बिल्कुल तसल्ली से, जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा प्यारे इसमें। आओ फिर आप अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, रिपीटेशन हटा दिए गए इसलिए आपको ये सीक्वेंस ऐसा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, संविधान के अनुच्छेद एक हटा दो, ये है ना थोड़ा डबल हो गया, मैं करेक्शन कर दूं जिससे अपना ये एंड टू एंड करेक्शन भी होते रहेंगे, नहीं तो फिर रह जाता है अनुच्छेद, है ना। क्या कहते हैं, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, है ना। 12 से 35 मतलब ये पूरा भाग 3 का जैसे जो अनुच्छेद है ना वो लिख दिए गए, भाग 3 पूरे मौलिक अधिकार 12 से 35 तक ये जाते हैं अपने, ठीक है। 12 से पहले जैसे अपन देखते हैं नागरिकता है, और 35 के बाद जैसे अपन देखेंगे तो डीपीएसपी आ जाते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देश तत्व राज्य के, है ना। तो ये है ऐसे, ओके। फिर अपन थोड़ा सा आगे इसके अंदर देखते हैं, एक मिनट, भाग 3 है ना, ये हो गया। और ये भाग 3 अपन ने जैसे कहाँ से लिया है, मौलिक अधिकारों वाला कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया है, अमेरिका से लिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक अधिकार जो भाग 3 में वर्णित है, भाग 3 में ही है, मौलिक अधिकार कह लो या भाग 3 कह लो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची है। राज्यों के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, किसको है गारंटी, नागरिकों को है गारंटी, समझ रहे हो। तो राज्यों के विरुद्ध किसको ये उपलब्ध है, नागरिकों को ये उपलब्ध है, या नागरिकों के पास ये एक गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 14 के तहत किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 14 ही समानता का अधिकार, तो विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पूरा अनुच्छेद 14 की वीडियो में डिस्कस है, टेबल बना हुआ है, नटशेल में बता देता हूँ। एक, विधि के समक्ष समानता क्या है, कि किसी भी तरह का विभेद इसके अंदर नहीं किया जाता, लॉ के सामने सब समान है, कानून के आंख पे पट्टी बंधी हुई है। जबकि समान संरक्षण में अपन क्या देखते हैं, समान संरक्षण की विभेद इसके अंदर परिस्थितियों के अनुसार विभेद किया जाता, समझ गए। तो इस तरह विधि के समक्ष समानता एक तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, और विधि के समान संरक्षण क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार विभेद करता है। जैसे राष्ट्रपति उपराज्यपाल जब अपने पद पे होते हैं तो उनको स्पेशल पावर्स हैं, रिजर्वेशन के तहत जो अपन SC ST OBC EWC MBWC वगैरह देखते हैं, तो उनको परिस्थितियों के अनुसार उनसे विशेष ट्रीटमेंट करने की अनुमति संविधान देता है। तो ये हो गया डिफरेंस किसमें, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। टेबल बनी हुई है अनुच्छेद 19 के अंदर, सेपरेट वीडियो है, अगर कंफ्यूजन है तो खोल के देखो, टेस्ट में पूछूंगा, ओके। ये हो गया। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 11, समानता का अधिकार, है ना। ये जो अपन ने ये पढ़ा, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान के अंदर वर्णित है। कौन से मौलिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार नंबर 1, टोटल 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 15(5) के तहत शिक्षण संस्थाओं में, है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात है, गैर सरकार व गैर अनुदान में, मतलब क्या है, शिक्षण संस्थाओं में, मतलब क्या कहते हैं, तो 15(5) पढ़ो, के तहत शिक्षण संस्थाओं में SC ST हेतु आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है, ठीक है ना। 15(5) के तहत जो SC ST के जो हैं, अब इसमें जैसे अपन, जैसे मैंने आपको OBC का बता दिया था, अपने 103 से, सॉरी EWC का जैसे हुआ,
अब 104 से तो सॉरी उसमें अपना मतलब इसके अंदर दो वर्ड मैंने बताए हुए हैं। एक तो अपने को ईडब्ल्यूएस बताया, सॉरी ओबीसी नहीं, ईडब्ल्यूएस है 103वां संविधान संशोधन। उसके तहत जैसे अपन ने 2019 के अंदर इनको भी 15/6 आर्टिकल है 15/6 के तहत एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और 16/6 के तहत राजकीय सेवाओं में 2019, ये है ना 15/5 के तहत SC ST EWS की आरक्षण व्यवस्था की गई है। और 16/4 में क्या है, ये राजकीय सेवाओं में के तहत राजकीय सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अनुच्छेद 15 जो है ना वो तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करता है, और अनुच्छेद 16 जो है ना वो गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करता है रिजर्वेशन के संदर्भ में। 15 तो बात है एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने के संबंध में, और 12 में बात है अपने गवर्नमेंट सर्विस में रिजर्वेशन के संबंध में। ऐसे अलग अलग, समझे? आओ फिर आगे चलते हैं अपन। आर्टिकल 13, सॉरी आर्टिकल 13, क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। देखो असमान माना जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, SC ST EWS, वो असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। तो ये भी अपन ने कहाँ देखा था मुझे बताओ? थोड़ा सा ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो अपन ने यहाँ डिस्कस किया था ना, ये वही चीज है। ये ये जो लिखा हुआ ना, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये वही है क्या, असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार, ये है ना। मैंने बताया था यहाँ पे ये कि ये विभेद करता है, विभेद यूं लिखा था, विभेद पे टिक लगाया था, और इसको पॉजिटिव बताया था क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन करता है ना परिस्थितियों के अनुसार। तो यही है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये जो है ना विधि के समक्ष समानता, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ है, जो किसी भी तरह का विभेद की अनुमति नहीं देता है। समझ गए ये दोनों? फिर क्या है, आओ अनुच्छेद 13 है, क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 13, ये वो न्यायिक पुनर्लोकन आ गया। संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है ना। मतलब ये यूं कहता है कि अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधान मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को परमिशन देता है कि जो संसद या न्यायपालिका किसी भी तरह कानून बनाए, उसका पुनर्लोकन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यही है अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, है ना। कम का मतलब क्या है? कम का मतलब यहाँ चलो हटाना से, आप वर्ड से मत पकड़ो, हटाना, हटाना या कम करना। कम का मतलब है कि भारत का जो एक लोकतांत्रिक ढांचा जो है ना, उसको ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कम करने से मतलब ये है, कम करने से मतलब आप इसका शाब्दिक अर्थ मत पकड़ो कि आपने कम करना जैसे माइनस करना समझ लिया, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। माइनस करना कैसे गड़बड़ हो जाएगी मुझे बताओ? क्योंकि ये दिया हुआ ना अनुच्छेद 13 ऐसा प्रावधान की वो अधिकारों छीनता है, कम करता है, ऐसा नहीं कर सकता, जबकि अपन ने तो किया है। केशवानंद भारती के अंदर कहा गया ना कि नहीं करेगा ये चीज, 1973 में की गई केशवानंद भारती की बात। तो यार अपन ने तो संपत्ति का अधिकार हटाया था नहीं 78 के अंदर, हटाया कि नहीं हटाया? 46 संविधान संशोधन मुरारजी देसाई, तो कैसे हो गया फिर वो 44वां, सॉरी 44वां संविधान संशोधन 1977, कैसे हो गया फिर वो? ये तो हटाने वाली बात है ना। तो मैंने आपको बार बार वीडियो में कम से कम 10 बारी मैंने चीज समझाई है। कम करने का मतलब यहाँ हटाना नहीं है, इसकी भावना समझनी है अपने को। कई बार कोई चीज हटाने से भी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है या संविधान का जो भावना है ना, वो मजबूत होती है। जैसे शरीर के किसी अंग में कैंसर हो गया, तो उस अंग को हटाना कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो भावना पकड़ो। सिर्फ फैक्ट मत देखो कि हटा दिया तो नेगेटिव हो गया। अरे वो एक प्रभावित अंग को अगर अपन ने हटाया तो वो शरीर ज्यादा मजबूत हुआ है। तो ऐसे ही मान लो अपन ने इसको हटाया है, एक मौलिक मतलब अंग को हटाया तो शरीर मजबूत हुआ है। तो ऐसे ही जैसे अपन देखते हैं कि अगर किसी आर्टिकल विशेष को हटाया है तो उससे संविधान की आत्मा ज्यादा मजबूत हुई है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड में देखता हूँ।
तो इसमें अब सिर्फ फैक्ट्स मत पकड़ो कि हटाना, बस भावना देखनी है अपने को। तो जैसे मौलिक अधिकार संपत्ति का हटाया भी गया तो उससे संविधान की आत्मा मजबूत हुई, है ना, ऐसे अपन को देखना है। क्योंकि देखो क्या है, ये हटाएगा नहीं, ये बात हुई थी केशवानंद भारती में, फिर भी अपन ने 5 साल बाद हटाया कि नहीं हटाया। तो आज भी यही वर्तमान स्थिति है। आज की तारीख में जैसे अपन देखें या 2020 में, तो क्या है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, हटा सकती है, ठीक है ना, संशोधन कर सकती है, हटा सकती है, लेकिन वो संविधान की आत्मा के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए कोई भी ऐसा संविधान संशोधन। बस बात इतनी सी है, ठीक है ना। तो और बाकी मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो अपन एक बार और इसको मतलब आप वीडियो में देख लेना, फिर कर लेंगे डिस्कस। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो ये तो है ही, न्यायालय को शक्ति दी हुई है न्यायिक पुनर्लोकन की, ठीक है। तो उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन है, प्रतिकरणता का सिद्धांत, वो डिस्कस किया अपन ने थ्योरी में, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो रिपीटेशन नहीं करना, अपन को क्वालिटी बनाए रखनी है, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16 अपन देखते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16। 14 के अंदर समानता है, 15 के अंदर वो है जाति धर्म लिंग विभेद आधार पर नहीं किया जाएगा, और 16 के अंदर अवसर की समानता है। मतलब समता के अधिकार, समता करो समानता करो एक ही चीज़ है, के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। मतलब ये यूं क्लबिंग करी हुई है ये, है ना। जैसे अपन ने देखा था पहला जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक जाता है कि नहीं। दूसरा जैसे जो वो 19 से 22 तक जाता है। ऐसे ये क्लबिंग है। जैसे फिर अपना 23 24 हो गया, 25 से 28 हो गया, है कि नहीं। फिर 29 31 हो गया, 31 हटा दिया तो अब ये 30 ही है। फिर 32 एक अलग से हो गया, 31 का विलोपन हो गया है। संपत्ति का अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई सरकार से। तो ये ऐसे क्लबिंग अपन को ध्यान रखनी। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था, ये पूछते हैं कि अनुच्छेद 27 जो है ना वो किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है, आप बताओ। धर्म से है, शोषण से है, समता से है, न्यायिक उपचार है, किससे है। तो ऐसे अनुच्छेद 27 पढ़ता है तो कहाँ पढ़ा, वो 27 यहाँ पढ़ा बीच में। तो ये 25 से 28 जो ये रिलीजन से संबंधित है उससे है, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जैसे जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना। ऐसे अपन को ध्यान रखना है, ओके। तो ये हो गया अपना ये क्वेश्चन। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, है ना। प्रस्तावना, सॉरी, प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द क्या कहता है ये? प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी, ये आया था जैसे अपन ने देखा, ये बाद में जोड़ा हुआ शब्द है सपेरा, सपेरा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अपने राष्ट्र की अखंडता, वो। प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14, 16 और 39D, ये डीपीएसपी में आता है, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर। 39D को साथ मिलाकर पढ़ा जाने से भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है ना। तो ये थोड़ा सा अपन देखो इसमें क्या है, ये जो इक्वल, ये वो है समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो ये मौलिक अधिकारों के रूप में एक्सप्लिसिट नहीं है कि एक मौलिक अधिकार में अपन जैसे बता दें, इसमें ये नीति निर्देश तत्व जोड़ने पर ये मौलिक अधिकारों के रूप में इसकी चर्चा होती है, समझ लो। तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जैसे अगर अपन देखें तो नीति निर्देशक तत्व के साथ पढ़े जाने के रूप में इसकी मौलिक अधिकार के रूप में व्याख्या हुई है, ठीक है ना। तो जैसे भाई इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की जहां तक जैसे बात है, जैसे आपसे सिंपल पूछा कि इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में न्यायालय ने अनुच्छेद, जैसे अपन देखते हैं कि राइट टू लाइफ के तहत बताते हैं वो कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत मौलिक अधिकार डिस्कस हो सकते हैं। तो उसमें देखो क्या है, अपने को यस और नो में आंसर देना है, तो वहां अपन को आंसर का यस ही बताना है एक बार, राइट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अब बात ये आती है कि ये यस जो आंसर है ये किन ऑप्शंस का या किन आर्टिकल्स का जैसे मिश्रण है। तो उसमें अपन आर्टिकल बताएंगे 14, 16 और 39D। सबसे मेन है ये 39D, ये नीति निर्देश तत्व में आएगा 39D, है ना। 39D में ये एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो देखो देखो ये काफी ये भी है। और फिर देखो अलग क्या था, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे मैं आपको बताऊं, पहले क्या होता था, जैसे विमल्डन, मतलब जो ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस, विमल्डन और विमल्डन यूएस, ये क्रम है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर अपने विमल्डन और फिर यूएस ओपन, ठीक है। तो ये क्रम है। फिर इसमें क्या होता था, जैसे महिलाओं और पुरुष जो विजेता होते थे खिलाड़ी, उस में डिफरेंस था,
समझ रहे हो ना। सैलरी में तो जैसे ही होता है, ये प्राइवेट सेक्टर में खास तौर पर मेल को ज्यादा दी जाएगी, फीमेल को कम दी जाएगी सैलरी, ऐसे सेम कार्य है। जबकि टेनिस में जैसे सेम गेम था, लेकिन वुमेन की खिलाड़ियों की प्राइज मनी कम थी मेल की तुलना में, तो फिर वो बाद में इक्वल की गई, ऐसे ऐसे ही इसमें। तो ये मेन चीज है आर्टिकल 39D। लेकिन जब दो मौलिक अधिकारी 14 और 16 से उसको मौलिक अधिकारों के साथ रीड किया जाता है, तो कोर्ट ने उसको एक किसके रूप में परिभाषित किया, मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया। ये समझना हमने। ओके ओके। फिर देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? अनुच्छेद 15, धर्म के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, धर्म जाति लिंग भेद, है ना। अनुच्छेद 15 धर्म आदि के आधार पर समानता के अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। तो अनुच्छेद 15 कैसे किया गया? क्योंकि ये आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्थिक समानता के अधिकार को संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है ना। देखो उस समय जब ये क्वेश्चन आया था ना, जिस समय भी पूछा गया, ये उस समय की बात है। आज जैसे अपन जैसे देखते हैं तो EWS के तहत इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन है कि नहीं है कि नहीं। तो जैसे अपन बात करते हैं तो आज की तारीख में ये 15/6 और 16/6 के अंदर ये वर्णित है आर्थिक आधार पर। पहले सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर थे रिजर्वेशन की बात, आज इकोनॉमिक भी हो गया 10%। तो ये पूरा थ्योरी के अंदर अपन ने डिस्कस किया हुआ 103वां संविधान संशोधन 2019, है ना, 103rd 103वां संविधान संशोधन 2019, ये अपन को जैसे देखना है, ठीक है, थ्योरी में डिस्कस। देखो फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कहां तक आ गए थे अपन? आर्थिक समानता, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु, है ना, 14 वर्ष से कम आयु वाले बालक, ठीक है। तो बालक की क्या परिभाषा है? जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है, ठीक है ना, 13 साल 11 महीने, है ना, ये यूं मान लो 13 साल 11 महीने 29 दिन 30 दिन, 14 वर्ष से कम आयु, है ना, ये बालक की परिभाषा चाइल्ड की, अनुच्छेद 24 के तहत, है ना। तो 24-14 मैंने पहले ही बताया था, मतलब 24 घंटे काम लेना 14 साल के बच्चे से, दिन भर हो गया ना, 24 घंटे दिन भर काम लेना। बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो ये अपन ने मतलब चाइल्ड लेबर प्रोविजन जैसे जो है ना, उसके तहत अपन ने पढ़ा है अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ICCPR के अनुच्छेद 24 द्वारा बाल अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। ये ICCPR क्या? इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो ये सभी के नागरिकों की राइट्स की बात करता है। इंटरनेशनल चार्टर है, एक अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है, और उसके भी अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर को बैन किया गया है। तो अपने भी संविधान में कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 24 में चाइल्ड लेबर प्रोविजन। ओके, फिर देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। तो अनटचेबिलिटी मैंने आपको बताया था, इसको अपन याद कैसे रखेंगे इस आर्टिकल को 17? तो दूरी बनाए रखना, ये 2 गज की दूरी, छता की नहीं, दूरी बनाए रखना के द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। एक्ट कब बनाया संसद ने? 1955 के तहत। और ये एक्ट बनाने की जो शक्ति है संसद के पास, ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 35 के तहत, है ना, 35, सॉरी, हाँ 35 ही सही है, अनुच्छेद 35 के तहत, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं इसमें, अब जैसे देखो यही नहीं है, इसके अलावा भी जैसे अस्पष्टता निवारण के संदर्भ में जैसे अपन जैसे देखते हैं कि SC/ST के वेलफेयर के लिए एक्ट बनाए गए हैं। EWS की वेलफेयर के लिए 2019 में 103वां संविधान संशोधन करके एक्ट बना के जैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ऐसे अपन को जैसे देखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 35 के तहत संसद इनको मौलिक अधिकारों को प्रभावित क्या, इनको मतलब जो एग्जैक्ट जैसे वर्ड है ना इसके लिए, प्रभावी है, प्रभावित नहीं, प्रभावी, एनफोर्स करने के लिए, ठीक है ना, उसको इफेक्ट देने के लिए, किसी मौलिक अधिकार को इफेक्ट देने के लिए या प्रभावी करने के लिए, लागू करने के लिए अधिनियम बना सकती है ना। सभी के लिए नहीं बने हुए, कुछ तो बिल्कुल ऑटोमेटिक रूप से ही लागू है, और कुछ को प्रभावी इफेक्ट में लाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए संसद कानून बना सकती है आर्टिकल 35 के तहत। क्वेश्चन नंबर 31, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित करने वाला, एक सेकंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध घटित या अपराध करने वाला है, यूं समझ लो, अपराध करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया है यदि अपराध ऐसी जाति के सदस्य के संबंध में किया गया है ना। मतलब क्या है, ये अस्पष्टता निवारण अधिनियम जो है ना,
ये SC STs के अगेंस्ट के अंदर जैसे वो तो जहाँ तक सॉरी ये अनटचेबिलिटी की बात है ना, तो ये ऐसी जाति से संबंधित है, और जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट है वो SC ST दोनों के प्रोटेक्शन की बात करता है। लेकिन जहाँ तक अनटचेबिलिटी की बात है तो उसमें मेन फोकस है किस पे, शेड्यूल्ड कास्ट के ऊपर, है ना। शेड्यूल्ड कास्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा एक शेड्यूल मतलब एक सूची बनाई गई है, जैसे बोलते हैं अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजाति, तो एक अनुसूची बनी हुई है जो राष्ट्रपति ही उसमें जोड़ सकता है, घटा सकता है, ठीक है। तो उस अनुसूची के अंदर कोई शामिल जाति शामिल हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं अनुसूचित जाति। जनजाति आ जाती है कोई तो उसको अपन बोलते हैं अनुसूचित जनजाति, ऐसे है, ठीक है ना। ये है, तो ये अस्पृश्यता का संबंध किससे, अपने SC जाति से, शेड्यूल कास्ट से, अनुसूचित जातियां जिसको अपन बोलते हैं उससे। फिर क्वेश्चन नंबर 32, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न माध्यमों से किया गया है। किन किन माध्यमों से अस्पृश्यता को अपन ने कम करने का प्रयास, कानून बनाकर बनाई 1955 में, है ना, 55 में, 1955 के अंदर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, ठीक है ना, जन जागरण के में चेतना के द्वारा इस अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रयास अपन ने किया हुआ। ओके, फिर आ गया हो देखो, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 2 से, है ना, ये